बिहार में फैक्ट्री नहीं है, इसलिए लोग बेरोजगार हैं और पलायन कर रहे हैं। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। हर बिहारी के सीने पे ये ताने की तरह लगती है। लोगों को लगता है कि बिहार में कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सबसे बड़ा झूठ है? क्या आप मानेंगे कि यही बिहार एक जमाने में भारत के कुल चीनी उत्पादन का 40% हिस्सा पैदा करता था? जी हाँ, 40%। ये कोई मजाक नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 40% से हम सीधे 2% पर आ गिरे? फैक्ट्रियां गई कहां? वो कौन सा दीमक था जो बिहार के औद्योगिक नक्शे को खा गया? आज हम चीर फाड़ करेंगे बिहार के फैक्ट्रियों के खत्म होने की साजिश की, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। और इसके लिए हम केस स्टडी लेंगे बिहार की चीनी मिलों की। ये सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं थी, ये बिहार की रीढ़ की हड्डी थी जिसे योजना बनाकर तोड़ा गया। हम पलायन और बेरोजगारी पर बात करते हैं, लेकिन 1960 के दशक और 70 के दशक का बिहार एक औद्योगिक केंद्र था देश भर में। आजादी से पहले यहाँ 33 चीनी मिलें धड़धड़ा रही थी। अब केवल 9 मिलें हैं। उसकी स्थिति भी अभी ठीक नहीं है, पता नहीं कब वो भी बंद हो जाए। चंपारण, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खासकर उत्तर बिहार का क्षेत्र शुगर बेल्ट कहलाता था। ये मिलें सिर्फ चीनी नहीं बनाती थी, ये एक पूरी अर्थव्यवस्था चलाती थी। किसानों की नकदी फसल यानी कैश क्रॉप का ये सबसे बड़ा बाजार थी। किसान गन्ने के पैसे से बच्चों की पढ़ाई और शादी ब्याह जैसे काम करते थे। लेकिन फिर हमने तरक्की का रिवर्स गियर लगा दिया। अब शुरू हुआ पतन का गोल्डन एरा, यानी 90 का दशक। तो 33 मिलों से हम 9 पर कैसे आ गिरे? ये गिरावट हमारी 73% औद्योगिक क्षमता खत्म हो जाने की पूरी कहानी है। और ये पतन शुरू हुआ, एक बार और फिर कहना चाहूंगा, 90 के दशक में। ये वो दौर था जब बिहार की राजनीति अपने चरम पर थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1993 में सकरी चीनी मिल दरभंगा बंद। 1994 में चनपटिया पश्चिम चंपारण में चीनी मिल बंद। 1994 में चकिया पूर्वी चंपारण चीनी मिल बंद। और इसी साल 1994 में रैयाम ये मिल भी बंद हो गई। 1996 में मधुबनी का लोहट चीनी मिल बंद। 1997 में मोतीपुर चीनी मिल जो कि मुजफ्फरपुर में है वो भी बंद। देख रहे हैं, एक के बाद एक जैसे कोई डोमिनो इफेक्ट हो। आज के नेता चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि 1985 से 2005 के राजद कांग्रेस शासनकाल में जंगल राज था, जिसके डर से उद्योगपति भाग गए। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि उत्तर बिहार की 7 प्रमुख मिलें इसी दौरान बंद हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर उस दौर में जंगल राज था तो बाद के सुशासन में कौन सा मंगल राज आ गया? मोतिहारी मिल 2009 में बंद हुई और सीतामढ़ी की रीगा मिल जो बची खुची शान थी वो 2021-22 में दिवालिया हो गई। ये सब मंगल राज में हो रहा था। मतलब साफ है, सरकार किसी की भी हो, बिहार की फैक्ट्रियों को बंद करने का राष्ट्रीय प्रोजेक्ट कभी रुका ही नहीं। तंज तो इस बात पर भी होना चाहिए कि हमारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने में इतनी व्यस्त थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि जिस डाल पर बैठे हैं वही कट रही है। लेकिन इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच असली कीमत किसने चुकाई? तो कीमत चुकाई 2 लोगों ने, किसान और शिक्षित युवा। पहले किसान की बात करते हैं। अनुमान है कि लगभग 4 लाख किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ दी। क्यों? क्योंकि मिलों से पैसा देना बंद कर दिया गया। आज भी किसानों और मजदूरों का मिलाकर लगभग 200 करोड़ रुपए का बकाया है। ये आंकड़ा कम नहीं है, 200 करोड़।
सिवान के किसानों को अपना गन्ना बेचने के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, जिससे भाड़ा और समय इतना लगता है कि खेती घाटे का सौदा बन गई है। ये सिवान ही नहीं, बिहार के तमाम चीनी मिलों की कहानी है। अब दूसरा, रोजगार और ब्रेन ड्रेन। ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि मिलों में सिर्फ मजदूर काम करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। गन्ना उद्योग विभाग में तकनीकी सहायक जैसी पोस्ट होती थी, मैनेजर की पोस्ट होती थी, बड़ी बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, जिसके लिए कृषि स्नातक यानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स की जरूरत होती थी। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए रूरल करियर था, अपने गांव समाज में रहकर पैसे कमाने का और समाज को देने का। जब ये मिलें बंद हुई तो 7,000 से अधिक कामगारों सड़क पर आ गए। साथ ही ये तकनीकी सहायक और सांख्यिकी पदाधिकारी भी बेरोजगार हो गए। तो अगली बार जब आप कहें कि बिहार के लड़के बाहर आकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, बाहर खाली कमाने दौड़ते हैं, तो याद रखिएगा, अगर बिहार की फैक्ट्रियां चल रही होती तो शायद वो एग्रीकल्चर इंजीनियर बनकर वहीं बस जाते। हालांकि आप कहेंगे सब तो नहीं बन जाते, लेकिन कुछ तो बनते ना, बउआना नहीं न पड़ता इधर उधर। ये ब्रेन ड्रेन हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी है जो इन बंद मिलों ने पैदा की है। खैर, ये हम सब जानते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि ये मिलें दोबारा क्यों नहीं चालू होती? क्या ये घाटे में थी या खेल कुछ और है? इसका जवाब है जमीन। एक एक चीनी मिल के पास हजारों एकड़ जमीन है। एक मिल का उदाहरण अगर हम देखें, जिसके पास 4,500 एकड़ जमीन थी। अब आप खुद सोचिए, मिल मालिकों के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है? किसानों का सिरदर्द पालना, गन्ना खरीदना, मजदूरों को सैलरी देना, बिजली बिल भरना, या उस 4,500 एकड़ जमीन पर बैठकर उसके रियल एस्टेट में बदलने का इंतजार करना? मालिकों ने यही किया। उन्होंने मिलें बंद कर दी और जमीन को निष्क्रिय संपत्ति बनाकर रख लिया। अब सरकार ने जमीन को सरप्लस घोषित करके बांटने की कोशिश की, तो कंपनी कोर्ट से स्टे ले आई। खेल साफ है, उन्हें मिल नहीं चलानी थी, उन्हें जमीन बचानी थी। हालांकि सब में मिली भगत नेताओं का भी है। बिना सत्ता के, बिना शासन के ये खेल हो ही नहीं सकता। और जमीन और पैसे के इस पूरे खेल में हमारे नेताओं का किरदार इसी से पता चलता है कि सबसे मजेदार है। इसके बाद बंद मिलों के खंडर पॉलिटिकल पिकनिक स्पॉट बन गए। हर चुनाव से पहले ये मिलें जिंदा हो जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोतिहारी में वादा किया गया था कि मिल खुलेगी। मोतिहारी के साथ साथ जहां जहां भी चीनी मिलें बंद है, हर जगह वादा किया गया कि अगली बार वहीं आकर चाय पी जाएगी। चाय भी पी ली गई। मिल लेकिन आज भी बंद है। ये बंद मिलें पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज सहित मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर की मोतीपुर, हर जगह आज भी ये ज्वलंत चुनावी मुद्दा है। नेता वादे करते हैं, लोग ताली बजाते हैं, चुनाव खत्म होता है और मिलें फिर से खंडहर में तब्दील हो जाती है। तो अब क्या अब सब खत्म हो गया, या सरकार हमें कोई नया लॉलीपॉप दिखा रही है? आजकल एक नया शब्द सुनाई देता है, इथेनॉल। सरकार इथेनॉल उत्पादन नीति 2021 लाई है। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये नीति ज्यादातर मक्का और टूटे चावल से इथेनॉल बनाने पर केंद्रित है। इसका मकसद पुरानी बंद पड़ी गन्ना मिलों को पुनर्जीवित करना नहीं है, बल्कि अनाज आधारित नई इकाइयां लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अच्छी बात है कि नई इकाइयां लगेगी, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नई लगेगी तो पुरानी को पुराना जो हमारे पास में है, पुरानी चीनी मिलें जो है, उसके साथ वो भी रहती और इसके साथ फिर से नई इकाइयां लगाया जा सकता था। उसको ठीक ना करके, पुनर्जीवित ना करके आपको नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्या पता बाद में फिर इसमें भी कुछ मेक पिक लगा दिया जाए।
हालांकि कुछ प्रयास अभी भी दिखते हैं जमीन पर, जैसे दरभंगा की बंद पड़ी सकरी और रैयाम चीनी मिलों को खोलने का प्लान बनाया गया है, लेकिन बस अभी प्लान ही है। इसके लिए एसबीआई कैप्स को समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन दशकों के पतन के सामने ये प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा है। तो बिहार का पलायन और बेरोजगारी कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह संरचनात्मक विऔद्योगिकरण यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का परिणाम है। एक ऐसी प्रक्रिया जहां फैक्ट्रियों को जानबूझकर मरने दिया गया क्योंकि जमीन ज्यादा कीमती थी। पूरा क्रोनोलॉजी समझिए, कैसे कैसे घुमाया जा रहा है, मंसूबा समझिए इनका, और वादे ज्यादा आसान थे। अगली बार जब कोई बिहार के पलायन पर तंज कसे आपको, तो उसे ये कहानी जरूर सुनाइएगा, बताइएगा कि कैसे कैसे उनके साथ छल किया जा रहा है, कैसे कैसे उन्हें बुर्बक बनाया जा रहा है, कैसे कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है। अगली बार फिर हम एक नई कहानी के साथ आपके पास आएंगे और सुनाएंगे कि कैसे कैसे आपको चुनावी लॉलीपॉप दिया जाता है। फिर से इस बार चुनाव है, लेकिन आप, मुझे लगता है कि इस बार समझदार हो गए होंगे। अभी मैं विदा लेता हूं।